इस लेक्चर में हम एरिस्टोटल के एथिक्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही उनके एथिकल व्यूज़ को प्लेटो के साथ कंपेयर भी करेंगे। और इस लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम फिलॉसफी के कंसेप्ट्स को कैसे समझ सकते हैं और एक लॉन्ग टाइम के लिए कैसे उनको याद रखा जा सकता है। एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये लेक्चर सीरीज़ एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए है, जनरल ऑडियंस के लिए नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि ये जो लेक्चर्स हैं ये एक्यूरेट हो, पूरी तरह से सोर्स बुक्स पर बेस्ड हों, अथॉरिटेटिव हों, जिससे आप इस इंफॉर्मेशन को अपने एग्ज़ाम्स में, अपनी स्टडी में या फिर अपने रिसर्च वर्क में यूज़ कर सको बिना किसी डाउट के। और अगर मैं चाहूँ तो इन वीडियोस को और ज़्यादा एंटरटेनिंग बना सकता हूँ और ज़्यादा ईजी बना सकता हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देखना पसंद करेंगे, जिससे व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि वीडियोस जितनी सिंपल होती हैं व्यूज़ उतने ही ज़्यादा आते हैं। लेकिन मेरा मोटिव ऐसा नहीं है। मैं बस उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहता हूँ जिनमें एक पोटेंशियल है, जो रियल में इन आइडियाज़ को डीपली समझना चाहते हैं और फिलॉसफी के फील्ड में प्रैक्टिकली कुछ काम करना चाहते हैं, जो यूट्यूब पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते हैं। फिलॉसफी का मीनिंग है लव ऑफ विजडम। हम नॉलेज अटेन करना चाहते हैं। हम एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट या ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं भाग रहे हैं। तो मेरी ऑडियंस वो है जो नॉलेज अटेन करना चाहती है। और एंटरटेनमेंट वैसे कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है। नेटफ्लिक्स, अमेजन, सोनी, डिज्नी ऐसे बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एंटरटेनमेंट पर इतना ज़्यादा डेटा, इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है जिसको देखने के लिए आपको 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए मैं उस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा कंटेंट बनाना चाहता हूँ जिसकी कमी है, ऐसा मीनिंगफुल कंटेंट जो आपको कुछ रियल वैल्यू प्रोवाइड करे। और मैं जानता हूँ कि मेरे एफर्ट्स काफ़ी कम हैं, बहुत ही कम हैं, लेकिन मैं इस बात पर श्योर हूँ कि मेरी डायरेक्शन सही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एरिस्टोटल का एथिक्स पर जो सबसे कंप्लीट वर्क है वो ये है, निकोमैकियन एथिक्स। उनके फादर और सन दोनों का नाम निकोमैकियन था और इस बुक का नाम उन दोनों को ही रेफर करता है। और ये बुक वेस्टर्न मॉरल फिलॉसफी में सबसे इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। और ना सिर्फ मानी जाती है, एक्चुअल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप एरिस्टोटल पर सिर्फ एक सिंगल बुक रीड करना चाहते हैं तो मैं आपसे ये बुक रीड करने को सजेस्ट करूँगा। इस बुक में कोई फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। ये एक्चुअल में एक लॉन्ग थॉट प्रोसेस है, सिर्फ ये फाइंड करने के लिए कि हाउ टू लिव। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि लाइफ हमें बहुत ही पहले मिल जाती है और लाइफ को जीना बहुत ही बाद में आता है। और जब तक हमें लाइफ को जीना आता है तब तक लाइफ हमारे हाथ से जा चुकी होती है। और एरिस्टोटल भी प्लेटो की तरह ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, जैसे जस्टिस, कॉरेज या मॉडरेशन। लेकिन दोनों की अप्रोच एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। प्लेटो के लिए एथिक्स एक साइंस के जैसे है जो फॉर्म ऑफ द गुड पर बेस्ड है। प्लेटो का ये मानना था कि एथिकल प्रिंसिपल्स को हम मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स की तरह जान सकते हैं, यानी लाइफ को कैसे जीना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरह बहुत ही प्रिसाइज वे में, बहुत ही परफेक्शन के साथ जाना जा सकता है। लेकिन एरिस्टोटल की नज़र में एथिक्स एक आर्ट है जो हमारी चॉइस और एक्शन पे डिपेंड करती है। ये सिर्फ एक नॉलेज नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल एक्शन है। इसलिए इसे मैथमेटिक्स की तरह परफेक्शन नहीं आ सकती, क्योंकि थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हमेशा एक फ़र्क रहता है। जैसे जब आप कागज़ पर एक बिल्डिंग का मैप तैयार करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो उसमें परफेक्शन हो सकती है क्योंकि वो सिर्फ एक थ्योरी है। लेकिन आप उस मैप के अकॉर्डिंग जब उस बिल्डिंग को तैयार करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो एक आर्ट है। वहाँ पर परफेक्शन नहीं आ सकती। थ्योरी और प्रैक्टिस में हमेशा ये डिफरेंस रहता है। और एरिस्टोटल लिखते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में उतनी ही परफेक्शन हो सकती है जितना वो सब्जेक्ट हमें अलाउ करता है। जो परफेक्शन है वो उस सब्जेक्ट के नेचर पर डिपेंड करती है। और एथिक्स और पॉलिटिक्स
ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका नेचर ही ऐसा है कि जहाँ पर 100% परफेक्शन नहीं हो सकती, ऐसी पॉसिबल नहीं है। और ये आपके साथ भी होता होगा जब आप एक टाइम टेबल बनाते हैं, आप कागज़ पर एक परफेक्ट प्लान तैयार करते हैं कि 5 बजे उठना है, 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है, ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब आप उस प्लान को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। थियोरेटिकली आप कितने भी परफेक्ट क्यों ना हों, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ कमी हमेशा रहती है। इसलिए एथिक्स को स्टडी करने का पर्पस कोई थियोरेटिकल परफेक्ट नॉलेज गेन करना नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हमारा मोटिव सिर्फ ये जानना नहीं है कि व्हाट इज़ गुड, हमारा मोटिव ये है कि हाउ टू बिकम गुड, हाउ टू बिकम ए गुड पर्सन, ये हमारा मोटिव है। तो अब क्वेश्चन ये है कि बिकम गुड क्या है और हम कैसे गुड बन सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं। एरिस्टोटल इस बुक के फर्स्ट पेज पर लिखते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो भी एक्शंस लेते हैं या जो भी डिसीजंस लेते हैं वो किसी न किसी अच्छे के लिए करते हैं। हर एक्शन या चॉइस का एक पर्पस होता है और वो है समथिंग गुड। हर एक्शन का एक एम होता है और उस एम को हम गुड मानते हैं। लेकिन ये जो एम या एंड है ये दो तरह के हो सकते हैं। कुछ पर्पस या गोल ऐसे होते हैं जो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल का मीनिंग है माध्यम, एक मीडियम, एक जरिया। जैसे आप जल्दी सोना चाहते हैं क्योंकि आपका एम है कि आप सुबह जल्दी उठ सकें। आप टाइम से उठना चाहते हैं जिससे आप एक्सरसाइज कर सकें, और आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं क्योंकि आप हेल्दी रहना चाहते हैं। ठीक है, यानी आप एक गोल अचीव करते हैं जिससे आप दूसरा गोल अचीव कर सकें, और आप दूसरा गोल अचीव करते हैं जिससे आप तीसरा गोल अचीव कर सकें। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप चलता जाता है। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि जो मोस्टली गोल्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, यानी एक साधन, मीडियम या जरिया होते हैं किसी दूसरे गोल को अचीव करने का। लेकिन अगर ये इंस्ट्रूमेंटल गोल्स चलते ही जाएं और कोई फाइनल गोल ना हो तो इस पूरे प्रोसेस का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। इसलिए ऐसा कोई फाइनल गोल होना ज़रूरी है जो इंस्ट्रूमेंटल नहीं होगा, जो कोई साधन नहीं होगा, जो अपने आप में कंप्लीट होगा। उस गोल को एरिस्टोटल कहते हैं हैप्पीनेस। हमारी सभी एक्टिविटीज़ का जो फाइनल गोल है वो हैप्पीनेस है। हर काम के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, या फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन हैप्पीनेस के लिए ऐसा नहीं पूछा जा सकता कि आप हैप्पीनेस क्यों अटेन करना चाहते हैं, या फिर आप हैप्पी क्यों रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं पूछा जा सकता। यानी हर एक्शन का, हर डिसीजन का एक गोल होता है, और मोस्टली गोल्स इंस्ट्रूमेंटल होते हैं जो किसी और गोल को अचीव करने के लिए होते हैं। लेकिन हैप्पीनेस एक ऐसा गोल है जो फाइनल है। ये एक ऐसा गोल है जो फाइनल है, किसी और गोल को अचीव करने के लिए नहीं है। इसलिए एरिस्टोटल इस गोल को हाईएस्ट गुड कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर हम इस गोल को पहचान लेते हैं और अपनी आंखों के ठीक सामने रखते हैं तो इसको अचीव करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे एक तीरंदाज होता है, अगर उसका टारगेट ठीक उसकी आंखों के सामने है तो उसके लिए टारगेट को शूट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। लेकिन एरिस्टोटल हैप्पीनेस के लिए या स्पाइनल गोल के लिए हैप्पीनेस वर्ड का यूज़ नहीं करते। वो इसे कहते हैं यूडाइमोनिया। यूडाइमोनिया को इंग्लिश में हैप्पीनेस ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन इसका मीनिंग इससे कहीं ज़्यादा होता है। यूडाइमोनिया का मीनिंग है एक गुड लाइफ, एक अच्छी लाइफ, एक वेल बीइंग, यानी एक अच्छा और सच्चा जीवन। जब आपको लाइफ का सही पर्पस पता हो और आप लाइफ को सही तरीके से जी कर अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करके एक सेटिस्फैक्शन, एक संतोष अटेन कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं गुड लाइफ, यूडाइमोनिया। तो इस बात पर सभी एग्री करते हैं कि हर कोई अच्छी लाइफ जीना चाहता है, गुड लाइफ जीना चाहता है। लेकिन एक गुड लाइफ का जो मीनिंग है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे एक पर्सन के लिए गुड लाइफ का मीनिंग हो सकता है सिर्फ एंजॉय करना, यानी सेंशुअल प्लेजर, जैसे खाना पीना या मौज मस्ती करना। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि गुड लाइफ सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती। जो भी एनिमल्स हैं, हर एनिमल का अपना एक नेचर होता है। उस एनिमल की गुड लाइफ उसके नेचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और ह्यूमन भी एक रैशनल एनिमल है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि
उसकी गुड लाइफ एक जानवर के जैसी हो। एन्जॉय करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। लाइफ की जो भी परेशानियां हैं, जो भी स्ट्रगल्स होते हैं, वो हम सिर्फ इसलिए फेस नहीं करते हैं कि हम सिर्फ एंजॉय कर सकें। और जैसे आपको याद होगा कि हमने एरिस्टोटल का सोल का कंसेप्ट डिस्कस किया था, जहां वो सोल के 3 लेवल्स की बात करते हैं, जहां वो कहते हैं कि एक ह्यूमन पर्सन की सोल में न्यूट्रिटिव न्यूट्रिटिव क्वालिटीज़ होती हैं और सेंसिटिव क्वालिटीज़ भी होती हैं, जैसे एनिमल्स में होती हैं। लेकिन इन दोनों के साथ रैशनल क्वालिटीज़ भी होती हैं, ऐसी क्वालिटीज़, ऐसी यूनिक क्वालिटीज़ जो प्लांट्स में नहीं हैं, ऐसी यूनिक क्वालिटीज़ जो बाकी एनिमल्स में भी नहीं हैं, ऐसी क्वालिटीज़ जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास हैं, जो उसको बाकी सबसे अलग बनाती हैं। एक एनिमल की तरह अगर वो सेंशुअल प्लेजर एंजॉय कर रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये उसकी लिमिट नहीं है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग इससे कहीं ज़्यादा है। फिर वो कहते हैं कि कुछ लोग फेम और ऑनर को ही हैप्पीनेस मानते हैं, यानी फेमस होना, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कि आप कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये जो ट्रेंड है आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। आजकल काफ़ी लोगों ने हैप्पीनेस का मीनिंग इस बात से लगा लिया है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। इसलिए फॉलोअर्स गेन करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस पर एरिस्टोटल कहते हैं कि फेम और ऑनर, आपका फेमस होना, आपका मान सम्मान, कोई एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि ये आपका पार्ट नहीं है। ये दूसरे पर्सन पे डिपेंड करता है, दूसरे लोगों पर डिपेंड करता है। मैं कितना फेमस हो सकता हूँ या कितना पॉपुलर हो सकता हूँ, ये आपके हाथ में है। आप मुझे लाइक भी कर सकते हैं, आप मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अनफॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा है जो आप मुझे दे रहे हैं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। और एरिस्टोटल कहते हैं कि हम ऐसी हैप्पीनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअल में ऐसी हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं जो उस पर्सन की ही होनी चाहिए। वो वर्ड यूज़ करते हैं, प्रॉपर टू द पर्सन। ये कुछ ऐसा है जो कोई मुझसे ले नहीं सकता, जो कोई मुझसे छीन नहीं सकता, कोई मुझसे चोरी नहीं कर सकता। और फेम और ऑनर ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे लोग आपको देते हैं, और ये वो आपसे कभी भी छीन सकते हैं। और ये सच में बहुत ही स्टूपिड है। आप अपनी हैप्पीनेस दूसरे लोगों के हाथ में दे रहे हैं। आप खुश रहने के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड हैं। और ये बिल्कुल सच है कि अगर आपकी खुशी किसी दूसरे पर्सन के हाथ में है, किसी दूसरे पर्सन पर डिपेंड है, चाहे वो कोई एक सिंगल पर्सन ही क्यों ना हो, तो आप खुश नहीं रह सकते, और उल्टा आप और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। अगर हैप्पीनेस का मीनिंग प्लेजर नहीं है, प्राइड, ऑनर या फेम नहीं है, तो हम इस यूडाइमोनिया को, इस हैप्पीनेस को कैसे फाइंड कर सकते हैं? कैसे जान सकते हैं कि ये क्या चीज़ है? तो इस पर एरिस्टोटल कहते हैं, बाय अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मैन। हमने उनके मेटाफिजिक्स में देखा था कि फंक्शन या पर्पस, यही किसी इंडिविजुअल का रियल नेचर डिफाइन करता है। जैसे कोई मूर्तिकार है, कोई बांसुरी बजाने वाला है, कोई सिंगर है, तो उसका एक फंक्शन होता है, मूर्ति बनाना या फिर बांसुरी बजाना। और इस फंक्शन या एक्टिविटी के बेस पर हम उसको गुड या एक्सीलेंट कहते हैं। तो ठीक ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स का भी एक फंक्शन ज़रूर होगा, हमारा भी एक फंक्शन ज़रूर होगा। तो यहाँ पर मैं एरिस्टोटल को डायरेक्टली कोट करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं जो इस पॉइंट पर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। एरिस्टोटल अपनी बुक में लिखते हैं, द फंक्शन ऑफ मैन इज एक्टिविटी ऑफ सोल इन अकॉर्डेंस विद रीजन। द फंक्शन ऑफ मैन इज एक्टिविटी ऑफ सोल, एक्टिविटी ऑफ सोल इन अकॉर्डेंस विद रीजन। यानी एक पर्सन का फंक्शन या पर्पस ये है सोल की एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो रीजन के अकॉर्डिंग हो। ये जो वर्ड्स हैं बहुत ही ज़्यादा डीप हैं, इस एक सेंटेंस में वो बहुत ही ज़्यादा बातें कह रहे हैं। पहले आप सोल वर्ड पे फोकस कीजिए, सोल वर्ड पे ध्यान दीजिए। आपको याद होगा कि सोल एक पर्सन का असेंस होता है। सोल एक ऐसा पार्ट है जो एक बॉडी को लिविंग बीइंग बनाता है। और हमने ये भी देखा था कि ह्यूमन सोल की क्वालिटी एनिमल और प्लांट्स के कंपैरिजन में अलग होती है। ह्यूमन के पास एक रैशनल सोल होती है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो ह्यूमंस को बाकी सबसे अलग करती है।
इसलिए एरिस्टोटल ऐसी एक्टिविटी की बात करते हैं, ऐसी एक्टिविटी की बात करते हैं जो रीज़न के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि रीज़न एक यूनिक क्वालिटी है ह्यूमन बींग्स में, एक ऐसी लाइफ जीना जो रीज़न के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि आप अपने आप को कोई फंक्शन या पर्पस नहीं दे रहे हैं। ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो हम डिसाइड कर रहे हैं, ये एक ऐसा पर्पस है जो हमें नेचर ने दिया है, और यही फंक्शन या पर्पस हमें ह्यूमन बीइंग बनाता है। और आगे चलकर इस पॉइंट पर, इस बात पर काफ़ी डिबेट्स होती हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, और क्या ये पर्पस हम खुद डिसाइड करते हैं, या फिर ये नेचर की ओर से हमें मिलता है, या फिर ये गॉड की ओर से हमें दिया जाता है। तो यहाँ पर एरिस्टोटल कहते हैं कि ये पर्पस हम डिसाइड नहीं करते, ये हमें नेचर ने दिया है। हमारी जो सोल है उसकी एक नेचुरल क्वालिटी है, रैशनल क्वालिटी, उस नेचुरल क्वालिटी की वजह से हमारा ये फंक्शन या पर्पस होता है। और एक पॉइंट आप ये भी नोट कीजिए कि एरिस्टोटल एक्टिविटी ऑफ सोल की बात कर रहे हैं, एक्टिविटी यानी कोई एक्शन। तो यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि हैप्पीनेस कोई पैसिव स्टेट नहीं है, ये एक एक्टिव स्टेट है, ये एक एक्टिविटी है, एक एक्शन है। हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, व्हाट वी डू एंड हाउ वी डू इट। और आगे चलकर वो इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, और वो पॉइंट है इन ए कंप्लीट लाइफ। इन ए कंप्लीट लाइफ, इसका मीनिंग है कि ये कोई एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, कोई सिंगल एक्शन नहीं है। जैसे आप कोई एक गेम जीत कर चैंपियन नहीं बन सकते, तो इसी तरह से एक लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी है। यहाँ पर वो ऐसी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जो लाइफ लॉन्ग है। और इस सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ह्यूमन फंक्शन के दो डायमेंशंस हैं, एक है रीज़न और दूसरा है एक्टिविटी, यानी थिंकिंग और डूइंग, सोचना और करना। यानी पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आपको क्या करना है, एक ऐसा प्लान जो रीज़न पर बेस्ड हो, और फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट भी करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत ही सोच समझकर एक रैशनल वे में ये डिसाइड करना कि राइट प्रिंसिपल्स क्या हैं, और उसके बाद एक फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन भी होना चाहिए, एक अनुशासन भी होना चाहिए उस काम को करने का, कि आप उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी कर सको। और ऐसा करने के लिए आपके पास दो वर्च्यूज़ या दो क्वालिटीज़ आपके पास होनी चाहिए, जिनमें से एक है इंटेलेक्चुअल वर्च्यू और एक है मॉरल वर्च्यू। इंटेलेक्चुअल वर्च्यू का काम है सोचना, थिंकिंग, और मॉरल वर्च्यू का काम है एक्शन लेना, एक्टिंग। इस पूरे सिस्टम को और आगे डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा रीकैप लेते हैं, और इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको ये जो कंसेप्ट्स हैं फिलॉसफी के, ये समझने कैसे हैं, और आप इनको लॉन्ग टाइम के लिए याद कैसे रख सकते हैं। एरिस्टोटल के लिए एथिक्स का सबसे मेन क्वेश्चन है हाउ टू लिव, और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वो ह्यूमन एक्शंस पर, ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं, और वो देखते हैं कि ह्यूमन एक्शन का एक गोल होता है, हर एक एक्टिविटी का एक गोल होता है, गोल ऑफ एक्शन। और जो गोल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक है इंस्ट्रूमेंटल गोल और दूसरा है फाइनल गोल। इंस्ट्रूमेंटल गोल वो है जो किसी अदर गोल के लिए हम अटेन करते हैं, और फाइनल गोल वो है जो फाइनल गोल है, अपने आप में सफिशिएंट है। हमारी सारी एक्टिविटीज़ का जो फाइनल गोल होगा, एंडिंग जो गोल होगा, उसको वो कहते हैं फाइनल गोल। और इस फाइनल गोल को वो नाम देते हैं यूडाइमोनिया। यूडाइमोनिया मीन्स हैप्पीनेस। और उसके बाद वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि यूडाइमोनिया क्या है। तो सबसे पहले वो देखते हैं कि क्या नहीं है, हैप्पीनेस क्या चीज़ नहीं है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि प्लेजर जो है यूडाइमोनिया नहीं है, फेम भी नहीं है, और ऑनर भी नहीं है। पहले वो इन तीनों चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें यूडाइमोनिया, हैप्पीनेस नहीं है, तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड इट। एक मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन को एडजस्ट कर देता हूँ जिससे आपको ये नज़र आएगा सही से। हाउ टू फाइंड इट, तो इसका आंसर वो देते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मैन। ह्यूमन बीइंग का एक फंक्शन है, और अगर ह्यूमन बीइंग उस फंक्शन को एक्सीलेंट वे में फुलफिल करता है, तो वो है हैप्पीनेस, वेल बीइंग, एक अच्छी लाइफ। जैसे एक गिटारिस्ट होता है, अगर वो गिटार प्ले करता है, गिटार प्ले करना उसका फंक्शन है, और अगर वो ये फंक्शन एक्सीलेंट वे में अटेन करता है, एक्सीलेंट वे में परफॉर्म करता है, तो वो एक अच्छा गिटारिस्ट है। तो ठीक इसी तरह से वो सोचते हैं कि ह्यूमन बीइंग का एक फंक्शन है, और ह्यूमन बीइंग अगर उस फंक्शन को परफेक्शन के साथ परफॉर्म करे, तो वो है गुड लाइफ।
बाय अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मैन। उसके बाद वो सोचते हैं, एक काफ़ी लॉन्ग थॉट प्रोसेस के बाद वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग का फंक्शन है एक्टिविटी ऑफ सोल इन अकॉर्डेंस विद रीजन। एक्टिविटी, सबसे पहले तो एक्टिविटी, एक्टिविटी है रीजन के अकॉर्डिंग, ये ह्यूमन बीइंग का फंक्शन है। अब ये फंक्शन जो है इसको एक्सीलेंट वे में कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसको क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो वो इस फंक्शन को एनालाइज करते हैं। पहले कहते हैं कि रीजन, रीजन है तो हमें रीजन का एक पार्ट है इसके अंदर, और एक्टिविटी यानी एक्शन का एक पार्ट है। इस फंक्शन के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक रीजन का पार्ट है रीजनिंग का, एक एक्शन का पार्ट है। तो रीजन का पार्ट फुलफिल करने के लिए, रीजन को परफेक्शन के साथ परफॉर्म करने के लिए हमें इंटेलेक्चुअल वर्च्यू चाहिए, इंटेलेक्चुअल वर्च्यू चाहिए। और एक्शन के लिए, एक्शन को परफेक्शन के साथ परफॉर्म करने के लिए हमें एक मॉरल वर्च्यू चाहिए। ठीक है, दो तरह के वर्च्यूज़ की हमें नीड है। अब ये जो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू है ये थिंकिंग का पार्ट है, जिसमें दो कैटेगरीज हैं इसके आगे, फिलोसॉफिकल विजडम और प्रैक्टिकल विजडम। और जो मॉरल वर्च्यू है वो उसमें आगे और कोई कैटेगरी नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है। तो अभी हमें ये देखना है कि एक्सीलेंस क्या चीज़ होती है, एक्सीलेंस क्या चीज़ होती है, और ये जो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू है ये क्या है, मॉरल वर्च्यू क्या है, फिलोसॉफिकल विजडम क्या है और प्रैक्टिकल विजडम क्या है। इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब एक एक करके हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्च्यू क्या है। एरिस्टोटल जिसे एक्सीलेंस कहते हैं वो इस एक्सीलेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि वर्च्यू या एक्सीलेंस आपके कैरेक्टर का एक पार्ट है। सिर्फ सही एक्शन लेने से आप एक वर्चुअस पर्सन नहीं बन सकते, आपके अंदर सही एक्शन लेने की एक हैबिट होनी चाहिए, एक ऐसी हैबिट जिससे आपका ऐसा नेचर बन जाए। अगर एक्सीलेंस आपके कैरेक्टर का एक पार्ट है तो इसके लिए आपको कोशिश नहीं करनी होगी, ये सही सिचुएशन आने पर अपने आप होगा। जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप सच नहीं बोलना चाहते, लेकिन फिर भी वहाँ पर सच बोलना ज़रूरी है, और काफ़ी कोशिश करने के बाद आप सच बोल देते हैं। इट मीन्स ये आपकी हैबिट नहीं है, आप अंदर से झूठ बोलना चाहते हैं, लेकिन बाहर से कुछ ऐसा है जो आपको फोर्स कर रहा है, सच बोलने के लिए फोर्स कर रहा है। लेकिन जो एक्चुअल में एक वर्चुअस पर्सन होगा उसे सच बोलना ही अच्छा लगेगा, और उसके अंदर एक नेचुरल डिज़ायर होगा, उसके अंदर एक डिज़ायर होगा सच बोलने का, उसे कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ये उसकी एक हैबिट होगी। दूसरा पॉइंट, एरिस्टोटल कहते हैं कि सही क्या है इस बात को जानना और सही काम करना, इन दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे एक पर्सन जानता है कि स्मोकिंग करना उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्मोकिंग कर रहा है, तो यहाँ पर आपको नॉलेज है, यहाँ पर उस पर्सन को नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज के अकॉर्डिंग वो एक्ट नहीं कर रहा है, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग एक्शन नहीं ले रहा है। तो शायद यहाँ पर एरिस्टोटल सोक्रेटिस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो सोक्रेटिस का नाम नहीं लेते, लेकिन एक इनडायरेक्ट वे में सोक्रेटिस की ही बात कर रहे हैं। और आपको याद होगा सोक्रेटिस ने क्या कहा था। सोक्रेटिस ने कहा था कि नो द गुड इज़ डू द गुड, यानी अगर आप जानते हैं कि गुड क्या है तो आप गुड को ही चूज़ करेंगे, आप गलत काम कर ही नहीं सकते। यानी सोक्रेटिस के लिए नॉलेज और एक्शन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको सही चीज़ की नॉलेज है, सही बात की नॉलेज है, तो आपका एक्शन भी ऑटोमेटिक सही होगा। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और इसलिए वो एक्सीलेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्च्यू और मॉरल वर्च्यू में। इंटेलेक्चुअल वर्च्यू की हेल्प से हम ये जानते हैं, ये समझते हैं कि सही क्या है, लेकिन मॉरल वर्च्यू की हेल्प से हम सही एक्शन लेते हैं। यानी जानना और एक्शन लेना दोनों में फ़र्क होता है। अब देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल वर्च्यू क्या होता है। इंटेलेक्चुअल वर्च्यू हमारी सोल के रैशनल पार्ट से जुड़ा है, यानी हमारे अंदर जो रीजनिंग की पावर है उससे रिलेटेड है। और इस वर्च्यू का काम है सोचना, समझना, अंडरस्टैंड करना। और इंटेलेक्चुअल वर्च्यू के दो पार्ट्स होते हैं, फिलोसॉफिकल विजडम और प्रैक्टिकल विजडम। फिलोसॉफिकल विजडम वो पार्ट है जहाँ पर आप यूनिवर्सल्स के बारे में सोचते हैं, यूनिवर्सल्स के बारे में जानते हैं। यूनिवर्सल मीन्स ऐसे ट्रुथ जो यूनिवर्सल हैं, जिनको आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं,
और ये सबसे हाईएस्ट नॉलेज होती है। जैसे एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि हेल्दी रहने के लिए हम सभी को एक संतुलित भोजन करना चाहिए, एक बैलेंस्ड फूड लेना चाहिए, एक ऐसा फूड जिसमें सभी न्यूट्रिशंस सही मात्रा में हो। और ये प्रिंसिपल सभी पर अप्लाई होता है, कोई भी पर्सन हो सब पे अप्लाई होता है। और इस वर्च्यू का दूसरा पार्ट है प्रैक्टिकल विजडम। इस पार्ट का काम ये है कि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को पर्टिकुलर सिचुएशंस में अप्लाई करने की कोशिश करता है, यानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होना चाहिए ये जानने की कोशिश करता है। जैसे फिलोसॉफिकल विजडम में हमने देखा कि हर किसी को एक बैलेंस्ड फूड लेना चाहिए, एक संतुलित भोजन करना चाहिए, ये हमने वहाँ पे देखा। तो ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, यानी एक बैलेंस्ड फूड हर किसी के लिए हर किसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे एक बॉडी बिल्डर है, या फिर एक आम पर्सन है मेरे जैसा, या फिर कोई ओल्ड पर्सन है, उन सबके लिए बैलेंस्ड फूड की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। बॉडी बिल्डर को बहुत ज़्यादा कैलोरीज की नीड होगी, या उसको एक हाई प्रोटीन डाइट की नीड होगी, और एक आम पर्सन को इतनी ज़्यादा कैलोरीज नहीं चाहिए। यानी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ये काम है प्रैक्टिकल विजडम का। फिलोसॉफिकल विजडम का काम है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को समझना, और ऐसे प्रिंसिपल्स जो सभी पर अप्लाई होते हैं। और प्रैक्टिकल विजडम का काम है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर केस में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बेस पर क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए, ये डिसाइड करना। और आप ये भी कह सकते हैं कि फिलोसॉफिकल विजडम एक थियोरेटिकल पार्ट है और प्रैक्टिकल विजडम एक प्रैक्टिकल पार्ट है। जैसे मान लीजिए एक जज है जिसने लॉ को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया है, जिसने रूल्स रेगुलेशन लॉज और सब कुछ स्टडी किया है, सब कुछ याद किया है, तो ये उसके लिए एक फिलोसॉफिकल विजडम के जैसा है। अब वो जज अपने कोर्ट में एक पर्टिकुलर केस को सुन रहा है। अब वो अपनी लॉ की जो नॉलेज है, लॉ की जो थियोरेटिकल नॉलेज है, उसको पर्टिकुलर केस पर अप्लाई करने की कोशिश करेगा, यानी थ्योरी को प्रैक्टिस में यूज़ करने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं कि फिलोसॉफिकल विजडम और प्रैक्टिकल विजडम दोनों एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। वैसे ही एरिस्टोटल का बहुत ही जीनियस और अमेजिंग आइडिया है कि एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल भी हैं और रिलेटिव भी हैं, यानी प्रिंसिपल सेम हैं, लेकिन सेम प्रिंसिपल हर पर्सन पे अलग तरह से लागू होता है, हर डिफरेंट तरह से अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए हम चैरिटी की बात करते हैं, चैरिटी मीन्स डोनेट करना, किसी अच्छे काम के लिए दान करना। तो फिलोसॉफिकल विजडम हमें कहती है कि हमें चैरिटी करनी चाहिए, अच्छे काम में सहयोग करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल हो गया। लेकिन आपको कितने पैसे डोनेट करने चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन रिलेटिव है, यानी एक पर्सन के लिए जो राइट अमाउंट होगा वो दूसरे पर्सन से डिफरेंट होगा। जैसे मान लीजिए एक बहुत ही गरीब पर्सन है, बहुत ही पुअर पर्सन है, और वो 5 रुपये डोनेट करता है, 5 रुपीज़, तो हम सब कह सकते हैं कि वो एक जेनरस पर्सन है, उसका दिल बहुत ही बड़ा है, क्योंकि 5 रुपये की वैल्यू उसके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरी ओर एक बहुत ही रिच पर्सन है, अगर वो 5 रुपये डोनेट करता है तो हम कहेंगे कि वो बहुत ही कंजूस पर्सन है, क्योंकि एक्चुअल में 5 रुपये की वैल्यू उस रिच पर्सन के लिए बहुत ही कम है। फिलोसॉफिकल विजडम हमें ये बता सकती है कि हमें चैरिटी करनी चाहिए, लेकिन ये बताना कि चैरिटी के लिए राइट अमाउंट क्या होगा, ये काम है प्रैक्टिकल विजडम का। क्योंकि जैसे आपने देखा कि राइट अमाउंट जो होता है वो हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है, तो ये डिसाइड करना कि राइट अमाउंट क्या होगा पर्सन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट होगा हर पर्सन के लिए, और ये काम है प्रैक्टिकल विजडम का। जैसे मान लीजिए चैरिटी या पैसे डोनेट करना, इसको आप एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस लाइन के एक सिरे पर है कुछ भी डोनेट ना करना, और दूसरे सिरे पे है सब कुछ डोनेट कर देना। और आप समझ सकते हैं कि दोनों ही पॉइंट्स ठीक नहीं हैं। अगर आप कुछ भी डोनेट नहीं करते तो आप एक कंजूस पर्सन हैं, और अगर आप सब कुछ डोनेट कर देते हैं तो आप एक स्टूपिड पर्सन हैं। तो दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, और एक वर्चुअस पर्सन वो होगा जो इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में
एक करेक्ट बैलेंस फाइंड कर सके, यानी दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में ये फाइंड करना कि डोनेट करने के लिए राइट अमाउंट क्या है। और ये हर पर्सन के लिए अलग होगा, और यही काम है प्रैक्टिकल विजडम का। फिलोसॉफिकल विजडम कहती है कि हमें चैरिटी करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल विजडम से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितना अमाउंट डोनेट करना चाहिए। और ये बहुत ही कंटेक्चुअल है, ये डोनेट करने वाले पर्सन पे डिपेंड है, वो क्या डोनेट कर रहा है, कैसे डोनेट कर रहा है, किस रीज़न से डोनेट कर रहा है, किस लिए डोनेट कर रहा है। इस तरह के जो भी सिचुएशंस हैं सबको एनालाइज करके सबको देखना ज़रूरी है, और फिर डिसाइड करना होगा कि राइट अमाउंट क्या है, कितना पैसा हमें डोनेट करना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल विजडम। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉरेज एक गुड वर्च्यू है। कॉरेज यानी साहस। फिलोसॉफिकल विजडम से हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हम सभी को कोरेजियस होना चाहिए, लेकिन ये प्रिंसिपल्स किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये प्रैक्टिकल विजडम का काम है। जैसे कॉरेज को आप एक लाइन पर ड्रॉ कीजिए। इस लाइन का जो सबसे लेफ्ट वाला सिरा है, वहाँ पर एक पर्सन है जो बिल्कुल भी कोरेजियस नहीं है। उस पॉइंट को आप कायर या कॉवर्ड कह सकते हैं। और जो बिल्कुल राइट वाला सिरा है, वहाँ पर वो पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही एक्सट्रीमली कोरेजियस है। और ऐसे पर्सन को आप लापरवाह, केयरलेस या बेवकूफ़ भी कह सकते हैं। यानी एक पर्सन में अगर बिल्कुल भी साहस नहीं है तो वो कायर है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा साहस है तो वो एक फूल है। प्रैक्टिकल विजडम से हम ये डिसाइड करते हैं कि जो राइट अमाउंट है या जो राइट पॉइंट है कॉरेज का, वो क्या होना चाहिए, और जो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर वो रात को अकेले पानी पीने जा सकता है तो हम कहेंगे कि ये तो बहुत ही बहादुर बच्चा है, इसको अंधेरे में अकेले पानी पीने जाने से कोई डर नहीं लगता। लेकिन यही बात किसी बड़े पर्सन के लिए नहीं कही जा सकती। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैं रात को कहीं अकेले अंधेरे में जा रहा हूँ, और दो पर्सन अचानक से मेरे सामने आ जाते हैं जिनके पास गन है, और वो मुझसे कहते हैं कि अपना मोबाइल और अपने पैसे मुझे दे दो। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा? अगर मैं उनसे फ़ाइट करता हूँ तो वो मुझे शूट कर सकते हैं। उनसे फ़ाइट करना मीन्स बहुत ज़्यादा कॉरेज दिखाना। एक तरह से एक बहुत ही स्टूपिड आइडिया है, वो भी स्पेशली जब आपके पास ये मोबाइल हो। तो मैं उसको पैसे और मोबाइल दे दूंगा, और मुझे कोई भी कावर्ड नहीं कहेगा, कोई कायर नहीं कहेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने कोई गलत काम किया। लेकिन मेरी जगह पर अगर कोई आर्मी ऑफिसर हो जो स्पेशली ट्रेंड है ऐसी फाइट्स में, तो क्या होगा? अगर वो आर्मी ऑफिसर जो स्पेशली ट्रेंड है इस तरह की सिचुएशंस के लिए, अगर वो अपना मोबाइल और कैश उनको दे देता है, तो मोस्टली लोग उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे। इसलिए कॉरेज का जो पॉइंट है वो हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। मेरे लिए जो कॉरेज का पॉइंट है वो शायद थोड़ा लेफ्ट की ओर रहेगा, और एक आर्मी ऑफिसर के लिए जो कॉरेज का पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा राइट में रहेगा। तो जो पॉइंट्स है वो डिफरेंट होंगे। एरिस्टोटल इस पॉइंट को एक नाम देते हैं द गोल्डन मीन, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन भी कहा जाता है। ये वो पॉइंट है जो दो एक्सट्रीम्स के बीच में होता है। मैथमेटिक्स में हम मीन को एवरेज भी कहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में जो मीन या एवरेज होता है वो परफेक्टली सेंटर में होता है। लेकिन एथिक्स में ये जो मीन है ये बिल्कुल सेंटर में नहीं होता है। ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में एक बैलेंस्ड पॉइंट होता है। और एरिस्टोटल की जो बुक है निकोमैकियन एथिक्स, इसमें इस एग्जाम्पल के लिए इसके लिए वो 11 एग्जाम्पल देते हैं, 11 डिफरेंट वर्च्यूज़ को शो करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्च्यू है ब्रेव। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आप एक कावर्ड हैं, और अगर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता तो आप रेकलेस हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। और फिर सेकंड वर्च्यू है मॉडरेशन का। यहाँ पर वो फिजिकल प्लेजर की बात करते हैं। जो पर्सन लाइफ को सिर्फ एक प्लेजर मानता है वो भी ठीक नहीं है, और जो प्लेजर को पूरी तरह से अवॉइड करता है ऐसा करना भी अच्छा नहीं है। ये दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। और फिर आते हैं जेनरोसिटी, जेनरस। यहाँ वो पैसे के लेन देन की बात करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं तो ये भी गलत है, और अगर आप बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करते हैं तो वो भी सही नहीं है। दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में जो बैलेंस्ड पॉइंट है, जिसको वो मीन कहते हैं, द गोल्डन मीन,
वो जनरॉसिटी का पॉइंट है। तो ऐसे वो 11 वर्च्यूज़ का एग्जाम्पल देते हैं और एक हर वर्च्यू को दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में एक बैलेंस्ड पॉइंट पर शो करते हैं। और उस मीन को फाइंड अगर आप कर सकते हैं, यानी जो भी पर्सन उस मीन को फाइंड कर सकता है, उस पर्सन के पास प्रैक्टिकल विजडम होती है और इसी प्रैक्टिकल विजडम की हेल्प से वो सही डिसीजन ले सकता है। और ये जो रूल है ये सिर्फ वर्च्यूज़ पर अप्लाई होता है, जो रॉन्ग हैबिट्स हैं, जो बुराई है, उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे बुराई है करप्शन, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें कम करप्ट भी नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा करप्ट भी नहीं होना चाहिए। एक राइट अमाउंट में करप्ट होना अच्छा है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये बुराई है। और हम जब कहते हैं कि मीन या जो राइट अमाउंट है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो हम उस तरह से रिलेटिविज्म की बात नहीं कर रहे हैं जैसे सोफिस्ट करते हैं। आपको याद होगा सोफिस्ट प्रोटागोरस कहते हैं कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, यानी कोई राइट या रॉन्ग नहीं है, हर पर्सन की अपनी चॉइस है। सोफिस्ट का ये जो रिलेटिविज्म है ये सब्जेक्टिव रिलेटिविज्म है, जो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। एरिस्टोटल का जो रिलेटिविज्म है वो ऑब्जेक्टिव रिलेटिविज्म है, जो रियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सिचुएशन क्या है, एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, वो सब डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप और हम क्या सोचते हैं। और ये जो मीन है ये रीज़न से डिस्कवर किया जाता है, ये लॉजिक, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, फैक्ट्स और सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होता है। इस तरह से डिसाइड किया जाता है, ये कोई पर्सनल लाइक या डिसलाइक की बात नहीं है। और इसके बाद बात करते हैं मॉरल वर्च्यूज़ के बारे में। मॉरल वर्च्यू एक्शन से रिलेटेड है, ये हमारी रैशनल सोल का पार्ट नहीं है, ये सेंसिटिव सोल का पार्ट है जो डिज़ायर और एक्शन पर बेस्ड है। मॉरल वर्च्यू एक हैबिट होती है, ये सोल की वो हैबिट है जो उस मीन को चूज़ करती है और मीन के बेस पर एक्शन लेती है। अब इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए। फिलोसॉफिकल विजडम का काम है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को फाइंड करना, और प्रैक्टिकल विजडम का काम है उस यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करना और राइट अमाउंट या मीन को फाइंड करना, जो बेस्ट डिसीजन क्या होना चाहिए उसको फाइंड करना। और जो मॉरल वर्च्यू है, मॉरल वर्च्यू का काम है उस प्रैक्टिकल विजडम ने जो मीन डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। लेकिन एरिस्टोटल इस मॉरल वर्च्यू को हैबिट क्यों मानते हैं? एरिस्टोटल कहते हैं कि मॉरल वर्च्यू एक्शन से रिलेटेड है। आप जब बार बार उस वर्च्यू को प्रैक्टिस करते हैं तो आप मॉरली वर्च्यूस बन जाते हैं। जैसे अगर अब कोरेजियस बनना चाहते हैं आप, तो आप बार बार कोरेजियस एक्ट कीजिए। अगर आप ब्रेव बनना चाहते हैं तो बार बार आप ऐसे काम कीजिए जो ब्रेव काम होते हैं। ये एक स्किल के जैसा है, जैसे गिटार प्ले करना या फिर टाइपिंग करना या फिर बॉक्सिंग करना। आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही एफर्टलेस और इजी हो जाएगा आपके लिए। और हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये तीनों एक्सीलेंस हम कैसे अटेन कर सकते हैं। अगर हम फिलोसॉफिकल विजडम की बात करें तो ये पूरी तरह से थियोरेटिकल है। आप बुक्स रीड करके और या फिर किसी टीचर से फिलोसॉफिकल विजडम अटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से एक थ्योरी पर बेस्ड है, थ्योरी है। अगर हम प्रैक्टिकल विजडम की बात करें तो ये भी एक तरह की थ्योरी है जिसको बुक्स रीड करके या फिर किसी टीचर से सीखा जा सकता है। लेकिन इसमें एक्सपीरियंस का भी कुछ रोल होता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप में प्रैक्टिकल विजडम भी ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। राइट डिसीजन लेने की जो आपकी एबिलिटी है वो भी एक्सपीरियंस के साथ साथ बढ़ती जाती है। बार बार मिस्टेक करके हम सीख जाते हैं कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। लेकिन जो मॉरल वर्च्यू है वो पूरी तरह से हैबिट और प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ये एक्शन का पार्ट है, ये थ्योरी का पार्ट नहीं है। जैसे अगर आप कॉरेज या साहस की बात करें तो आप कितनी भी बुक्स रीड कर लीजिए, कितने भी टीचर्स के पास आप चले जाइए, आप कोरेजियस नहीं हो सकते। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। साहसी होने के लिए आपको साहसी काम करने होंगे, और वो भी सिर्फ एक बार नहीं, बार बार साहसी काम करने होंगे। और बार बार ऐसे काम करने से आपकी हैबिट बन जाएगी और आपके अंदर ये जो मॉरल वर्च्यू है वो डेवलप होगा। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ये तीनों आप एक साथ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और एक अनजान पर्सन है जो पानी में कहीं डूब रहा है, किसी नदी में डूब रहा है, और उसको आप बचाते हैं, तो ये एक कोरेजियस एक्ट है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं
कि ये कैसे प्रोसेस होता है। पहला स्टेप है फिलोसॉफिकल विजडम का। आप एक रैशनल एंड सोशल एनिमल हैं और आप ये मानते हैं कि जैसे आपकी लाइफ की वैल्यू है, ठीक वैसे ही दूसरे पर्सन की लाइफ की भी एक वैल्यू है। और आप ये भी मानते हैं कि हर पर्सन को रीज़न के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए और एक वर्चुअस लाइफ जीनी चाहिए, और ऐसी लाइफ ही एक गुड लाइफ होती है। अब इस स्टेज पर आप कोई एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये विजडम आपको सोचने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि एक ह्यूमन पर्सन क्या है, एक गुड लाइफ क्या होती है, और हमें एक वर्चुअस लाइफ क्यों जीनी चाहिए, वर्चुअस लाइफ क्यों फॉलो करनी चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है प्रैक्टिकल विजडम का। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिचुएशन है आपके सामने, एक अनजान पर्सन आपके सामने पानी में डूब रहा है। आप सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, आप देखते हैं कि पानी का बहाव कितना ज़्यादा तेज़ है। आप उस पर्सन को जानते भी नहीं हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं आसपास जो देख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और आपके पास डिसाइड करने के लिए बहुत ही कम टाइम है। अब यहाँ पर आप प्रैक्टिकल विजडम का यूज़ कर रहे हो। आपको अच्छे से तैरना आता है, और अगर आप उसकी हेल्प नहीं करते तो वो पर्सन डूब जाएगा। अगर एबिलिटी होने के बाद भी अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो तो आप में कॉरेज नहीं है, आप एक कावर्ड हो। और अगर पानी का बहाव बहुत तेज़ है और आपकी तैरने की क्षमता से कहीं ज़्यादा है, और फिर भी आप उसको बचाने के लिए कूद जाते हो, तो आप बहुत ज़्यादा कोरेजियस हो। इस लेवल को हम लापरवाही कह सकते हैं या फिर मूर्खता कह सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? उसके बाद आप देखते हो कि पर्सन की लाइफ की कितनी वैल्यू है, पानी का बहाव कितना तेज़ है, उसको बचाने में कितना डेंजर है। आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हो और उसके बेस पर एक राइट डिसीजन तक पहुंचते हो। आप जज करते हो कि उस पर्सन को बचाने की कोशिश करना एक राइट डिसीजन है। फिर तीसरा स्टेप आता है मॉरल वर्च्यू का। आपके अंदर डर है, लेकिन एक राइट अमाउंट में डर है। आपके अंदर उसको हेल्प करने का डिज़ायर है, और आप उसको इसलिए नहीं बचा रहे हो कि लोग आपकी तारीफ करेंगे या फिर आपको कोई मेडल मिलेगा। आप उसको इसलिए बचा रहे हो क्योंकि यही एक गुड पर्सन का काम है, और आप एक्शन लेते हो, पानी में कूद जाते हो और उस पर्सन को बचा लेते हो। तो आप देखिए, फिलोसॉफिकल विजडम वर्च्यू का एक फाउंडेशन है, प्रैक्टिकल विजडम आपको गाइड करता है, और मॉरल वर्च्यू की वजह से आपके अंदर एक डिज़ायर पैदा होता है और आप एक एक्शन लेते हो। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें, तीनों जो सिस्टम है वो काम करते हैं। इसके बाद एरिस्टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि आप जो भी एक्शन लेते हो, क्या आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ये डिसाइड करना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली ऐसे केसेस में जहाँ पर रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात हो। जैसे किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है और आप उसको पनिशमेंट देना चाहते हैं, या लीगल सेंस में आप उसको जेल भेजना चाहते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि वो पर्सन उस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। एरिस्टोटल मानते हैं कि हम अपने मोस्टली एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम जो भी करते हैं उसके लिए हमारा एक उत्तरदायित्व बनता है। लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की बात करते हैं, ऐसी कंडीशंस जहाँ पर हम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। वो कहते हैं कि जो भी एक्शंस हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मीनिंग है अपनी इच्छा से किया गया काम, जो काम आप करना चाहते हैं, जिसमें आपकी अपनी मर्जी है, ऐसे एक्शन को हम वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, और ऐसे एक्शन के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं, जो हम करना नहीं चाहते, लेकिन बाय मिस्टेक या बाय फोर्स हमसे हो जाते हैं, और ऐसे काम के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं कहा जा सकता। ऐसे एक्शंस को एरिस्टोटल दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कंपल्शन और इग्नोरेंस। कंपल्शन और इग्नोरेंस। कंपल्शन का मीनिंग है जब सिचुएशन आपके कंट्रोल में ना हो, वो एक्शन जो आप लेना नहीं चाहते लेकिन बाय फोर्स आपसे ऐसा हो रहा है। जैसे आप एक पार्टी में हैं और आप कॉफ़ी पी रहे हैं, और तभी एक दूसरा पर्सन आपको धक्का देता है, पुश करता है, और वो कॉफ़ी आप किसी पर्सन पे गिरा देते हैं। तो ऐसे केस को हम कंपल्शन का केस कहते हैं। इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आपने अपनी मर्ज़ी से ऐसा नहीं किया है।
या फिर मान लीजिए आप एक सेलर हैं और एक बड़ी सी शिप लेकर समुद्र में आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन तभी रास्ते में एक बहुत तेज़ तूफान आ जाता है और आपकी शिप को फोर्सफुली किसी रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाता है। तो यहाँ भी आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आपकी कोई मर्जी नहीं है, चॉइस नहीं है। तो आप जो भी एक्शन लेते हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं, जो ऐसे केसेस होते हैं। लेकिन कई बार ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन की फैमिली को किडनैप कर लिया गया है और उस पर्सन को धमकी देकर उससे कोई गलत काम करवाया जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? अब वो पर्सन जो भी रॉन्ग एक्शन ले रहा है वो अपनी बॉडी को अपनी मर्जी से मूव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे कोई धक्का दिया जा रहा है या फिर कोई तूफान उसे उड़ा ले जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसके जो भी फिजिकल एक्शंस हैं वो उसकी अपनी मर्जी से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कंपल्शन है, वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जब ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे इजी ना हो। ऐसे केसेस को एरिस्टोटल मिक्स केसेस का नाम देते हैं, जो कन्फ्यूजन वाले केसेस होते हैं। और फिर एरिस्टोटल बात करते हैं इग्नोरेंस की। ऐसे एक्शंस जो इग्नोरेंस की वजह से हुए हैं, ऐसे एक्शंस को भी माफ़ किया जा सकता है। जैसे एक पर्सन को प्यास लगी है और दूसरा पर्सन उसको पानी की एक बॉटल ला कर देता है, लेकिन एक थर्ड पर्सन है जिसने चुपके से उस पानी की बॉटल में जहर मिला दिया है। अब जो पर्सन पानी की बॉटल दे रहा है उसको नहीं पता कि इसमें जहर है, तो ऐसे में वो पर्सन इग्नोरेंट है। तो ऐसे केस में हम ये नहीं कह सकते कि उस पर्सन की कोई गलती है। हम ये कह सकते हैं कि उस पर्सन को पता नहीं था कि किसी ने उस पानी में जहर मिला दिया है। अगर उसको पता होता तो वो ये पानी की बॉटल नहीं देता। लेकिन ऐसा ही एक केस और देखते हैं। एक पर्सन है जिसने ड्रिंक किया हुआ है और ड्रिंक करके वो कार ड्राइव कर रहा है और उस पर्सन की कार से एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं? ड्रिंक की वजह से उसका माइंड अलर्ट नहीं था और इस वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। एक सेंस में हम कह सकते हैं कि ड्रिंक की वजह से वो पर्सन इग्नोरेंट हो गया और वो सिचुएशन को समझ नहीं पाया और उससे ये गलती हो गई, यानी उसने ये गलती इग्नोरेंस में की है। लेकिन एरिस्टोटल कहते हैं कि उस इग्नोरेंस का रीज़न क्या था। सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जो पानी में जहर वाला केस था उसमें किसी थर्ड पर्सन ने पानी में जहर मिलाया था। उस पर्सन ने खुद ने पानी में जहर नहीं मिलाया था। लेकिन अब ये जो ड्रिंक एंड ड्राइव का जो केस है, इसमें उस पर्सन ने खुद अपने आप को ड्रंक किया है। उसने खुद अपने आप को ऐसी कंडीशन में पहुंचाया है जहां पर वो इग्नोरेंट हो गया है, यानी वो अपने इग्नोरेंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो ये केस पहले वाले केस से डिफरेंट है। यहाँ उस पर्सन की गलती है। यहाँ एरिस्टोटल दो टाइप्स के इग्नोरेंस की बात करते हैं और दो डिफरेंट फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। एक है बाय रीज़न ऑफ इग्नोरेंस और दूसरा है इन इग्नोरेंस बाय रीज़न। जो पानी में जहर वाला केस है वो बाय रीज़न ऑफ इग्नोरेंस में आएगा और उस पर्सन को उसके एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस पर्सन ने पानी में खुद जहर नहीं मिलाया था। ये किसी और का काम था, किसी थर्ड पर्सन का काम था। लेकिन जो ड्रिंक एंड ड्राइव वाला केस है वो इन इग्नोरेंस बाय रीज़न की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उस पर्सन की इग्नोरेंस का जो रीज़न है वो खुद है। उसने खुद ड्रिंक किया हुआ है, उसने अपने आप को ऐसी सिचुएशन में खुद इन्वॉल्व किया है। एक और ऐसा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं किसी के घर जाता हूँ और वहाँ पर एक लोडेड गन रखी है टेबल पर और मैं उसको पिक करता हूँ और उसको देखने लगता हूँ, लेकिन तभी उस गन में से एक फायर हो जाता है और किसी पर्सन को चोट लग जाती है। तो ऐसे में गलती किसकी है? मैं कह सकता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि ये गन लोडेड है, मैंने सोचा था खाली होगी और बाय इग्नोरेंस मुझसे ऐसा हो गया। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि मुझे पहले चेक करना चाहिए था कि गन लोडेड है या नहीं, क्योंकि एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर आप एक गन को पिक करते हैं तो सबसे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि वो गन लोडेड है या नहीं। तो यहाँ मेरी गलती है कि मैंने चेक नहीं किया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो गन का ऑनर है, जो उसका मालिक है, उसको एक लोडेड गन ऐसे ओपन में नहीं रखनी चाहिए थी। तो मिस्टेक उसकी है, क्योंकि जो गन का ऑनर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो उस गन को एक प्रॉपर वे में स्टोर करे, प्रॉपर वे में कैरी करे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पर ये डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि गलती किसकी है, जो एक्शन हुआ या जो गलती हुई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। और जो कंपल्शन की कैटेगरी है उसमें आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जिसने कई दिनों से भोजन नहीं किया है और उसको बहुत ही तेज़ भूख लगी है, और वो एक शॉप में जाता है और कुछ खाने का सामान चोरी कर लेता है। तो ऐसे केस में आप क्या कहोगे, ये वॉलेंट्री एक्शन है या फिर इनवॉलेंट्री एक्शन है? क्योंकि उसकी हंगर, उसकी भूख उसको कंपेल कर रही है ऐसा करने के लिए। वो चोरी करना नहीं चाहता, ये उसकी चॉइस नहीं है, लेकिन उसकी हंगर उसको फोर्स करती है। और अब इसमें भी दो डिफरेंट टाइप की सिचुएशन हो सकती हैं। एक सिचुएशन है जहाँ पर वो फूड चोरी करता है, फूड चोरी करता है जिसकी वैल्यू 100 रुपये है, और दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर वो 100 रुपये कैश चोरी करता है। अब फूड और कैश दोनों की वैल्यू एकदम सेम है, दोनों की वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो क्या इससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा आपके सोचने में? एरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि कुछ मेजर प्रीमिसेस होती हैं, ऐसे केसेस में इग्नोरेंस का आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, इग्नोरेंस का कोई एक्सक्यूज़ दिया ही नहीं जा सकता। ये ऐसी प्रीमिसेस होती हैं जो हमें पता होनी ही चाहिए। जैसे एक मेजर प्रीमिस है कि मर्डर करना रॉन्ग है। अगर कोई किसी पर्सन का मर्डर कर देता है तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था कि मर्डर करना रॉन्ग है। तो यहाँ पर वो अपनी इग्नोरेंस को बहाना नहीं बना सकता, इग्नोरेंस का बहाना नहीं बना सकता। और एरिस्टोटल वेस्टर्न फिलॉसफी में पहले ऐसे पर्सन हैं जो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और एक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इनवॉलेंट्री के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। और इनवॉलेंट्री में जो एक्शंस होते हैं वो बाय कंपल्शन या बाय इग्नोरेंस होते हैं। कुछ ऐसे एक्शंस भी होते हैं जो मिक्स्ड होते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किए थे। और इसके साथ ही एरिस्टोटल कहते हैं कि काफ़ी केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ये इतना ईजी नहीं है, ये इतना ईजी नहीं है जितना हमें लगता है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसके बाद एरिस्टोटल द हाईएस्ट गुड की बात करते हैं, हाईएस्ट गुड या द बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। जैसे हमने देखा कि हैप्पीनेस का मीनिंग है रीज़न के अकॉर्डिंग एक्ट करना, रीज़न के अकॉर्डिंग हमारी एक्टिविटीज़, एक्टिविटी ऑफ सोल इन अकॉर्डेंस विद रीज़न। और ये एक्टिविटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन एक एक्टिविटी ऐसी है जो ह्यूमंस के लिए है और किसी के लिए नहीं, और वो है कंटेम्पलेशन। आपको याद होगा एरिस्टोटल जब सोल को एनालाइज करते हैं तो सोल के 3 लेवल्स की बात करते हैं, न्यूट्रिटिव सोल, सेंसिटिव सोल और रैशनल सोल। ये रैशनल सोल या रीज़न की एबिलिटी ह्यूमन बींग्स का एक यूनिक पार्ट है, यूनिक क्वालिटी है, और इस रीज़न की एक्टिविटी ही हाईएस्ट गुड है। हमारी सोल का जो सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक जो पार्ट है वो रीज़न या इंटेलेक्ट है, और इस रीज़न का या इंटेलेक्ट का जो यूज़ करना है वही बेस्ट एक्टिविटी है। यहाँ कंटेम्पलेशन का मीनिंग कोई मेडिटेशन से नहीं है, मेडिटेशन या ध्यान एक डिफरेंट चीज़ होती है, और एरिस्टोटल इस वर्ड का बहुत ही डिफरेंट सेंस में यूज़ करते हैं। उनके लिए इसका मीनिंग है एक लाइफ लॉन्ग स्टडी, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग, जो लाइफ के वंडर्स हैं, जो नेचर के हिडन प्रिंसिपल्स हैं, उनको फाइंड करना, उनको डिस्कवर करना। और ये एक मेंटल एक्टिविटी है जो अपने आप में कंप्लीट है। कंटेम्पलेशन से हमें जो नॉलेज गेन होती है उसका कोई मोटिव नहीं है, ये अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे हम म्यूज़िक सुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक सुनने के बाद हमें कोई बेनिफिट होगा, जो हैप्पीनेस या सेटिस्फैक्शन है वो म्यूज़िक सुनने में है। ठीक ऐसे ही जो कंटेम्पलेशन है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो कई तरह के रीज़न भी देते हैं। जैसे एक बात यह है कि रीज़न हमारे एग्जिस्टेंस को, हमारी ह्यूमैनिटी को सबसे बेस्ट वे में एक्सप्रेस करता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में और ऐसा कोई नहीं है जिसके पास ये एबिलिटी हो। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम लगातार कर सकते हैं, जैसे आप घर की सफाई कर रहे हो या पौधों को पानी दे रहे हो या फिर कार ड्राइव कर रहे हो। अब बाकी काम करते हुए भी इस एक्टिविटी को आप कर सकते हो, और इसके लिए आपको किसी दूसरे पर्सन की भी नीड नहीं है, यानी ये एक्टिविटी किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंड नहीं करती।
और जब आप इस एक्टिविटी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग नहीं रहते, आप एक डिवाइन गॉड के बहुत ही पास आ जाते हो। आपको याद होगा एरिस्टोटल का जो गॉड है अनमूव्ड मूवर, हमने जब डिस्कस किया था, उनकी भी एक्टिविटी सेम है। तो जब आप कंटेम्पलेट करते हो, आप एक डिवाइन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हो। तो ये है एरिस्टोटल के एथिक्स, एक जस्ट और वर्चुअस लाइफ जीना। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है स्टूडेंट्स को, वो सोचते हैं कि जस्ट और वर्चुअस लाइफ जीने से हम एक हैप्पी और गुड लाइफ अटेन करेंगे। तो ये कोई गिव एंड टेक का मैटर नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप पूरा महीना एक जॉब करते हो और महीने के एंड में आपको कोई सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं है। एरिस्टोटल कहते हैं कि वर्चुअस लाइफ ही गुड लाइफ है। वर्चुअस लाइफ जीना मीन्स गुड लाइफ जीना। वर्चुअस लाइफ कोई मीडियम नहीं है गुड लाइफ तक पहुंचने का। अब जैसे ही एक वर्चुअस लाइफ जीना शुरू करते हैं, आप एक गुड लाइफ जी रहे हैं। वर्चुअस लाइफ जीने से आपकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो भी अच्छा काम आप परफेक्शन के साथ करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग बात है। लेकिन एरिस्टोटल ये कहना चाहते हैं कि एक वर्चुअस लाइफ ही गुड लाइफ है। यहाँ रिजल्ट मैटर नहीं करता है कि इससे क्या होगा, क्योंकि ऐसी लाइफ अपने आप में गुड है। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है समझने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि एरिस्टोटल लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास वेल्थ हो, जिसके पास फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जिसकी हेल्थ अच्छी हो, जिसकी सोशल लाइफ अच्छी हो, जिसके पास नॉलेज हो, एक ऐसे पर्सन के लिए वर्चुअस लाइफ जीना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं। वो किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लाइफ के किसी एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कि फ़िलॉसफी को समझा कैसे जा सकता है और लॉन्ग टाइम के लिए याद कैसे रखा जा सकता है। वैसे तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि हम कैसे याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो भी आइडियाज़ होते हैं एक थॉट प्रोसेस का रिजल्ट होते हैं, और थॉट प्रोसेस एक क्वेश्चन से शुरू होता है। अगर हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं और उसके बाद उस सीक्वेंस पर ध्यान देते हैं तो उस आइडिया को भी हम समझ जाएंगे, और वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ किस तरह से ये किया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इस कंसेप्ट को या किसी भी फिलोसॉफिकल कंसेप्ट को कैसे समझ सकते हैं एक प्रॉपर वे में, और कैसे उसको एक लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। पहले आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा स्कूल में। मैथमेटिक्स में क्या होता है, हमारे पास हमें एक प्रॉब्लम दी जाती है, हम उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और उसके बाद एक आंसर तक हम पहुंचते हैं। यानी हमारे पास एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं और लास्ट में हम आंसर तक पहुंचते हैं। प्रॉब्लम आपको याद नहीं रखनी क्योंकि ये बुक में दी जाती है। आंसर आपको याद नहीं रखना क्योंकि ये अगर आपके स्टेप सारे सही हैं तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें याद रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है। और ये जो स्टेप्स होते हैं ये भी आपको याद नहीं रखने होते, क्योंकि अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो आपको पता है कि आपने सिंप्लीफाई कैसे करना है। आप जैसे ही प्रॉब्लम आपको मिलती है आप अगला स्टेप उसका सोच लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ना कि याद करते हैं। आप समझ जाते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, इसको फिर और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस तरह से आप सोच लेते हैं। ठीक ऐसा ही फिलॉसफी के अंदर भी होता है। कोई भी फिलॉसफी है, कोई भी फिलॉसफी का कंसेप्ट है, वो किसी न किसी क्वेश्चन से शुरू होता है। कोई एक फिलॉसफर होता है, उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए वो एक थॉट प्रोसेस फॉलो करता है, एक कुछ सोचता है, एक पैटर्न के अंदर कुछ सोचता है, एक सीक्वेंस है उसके सोचने का। अगर आप उस सीक्वेंस पे गौर करते हैं, सीक्वेंस पे ध्यान देते हैं, तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद रहेगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये एथिक्स का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एरिस्टोटल की, कि मुझे याद कैसे रहता है। आप समझ जाएंगे कि मैं इसको कैसे याद करता हूँ। अब देखिए, पहला क्वेश्चन एथिक्स का वो पूछते हैं हाउ टू लिव। हाउ टू लिव। अब ये पहला क्वेश्चन हाउ टू लिव ही क्यों है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि एरिस्टोटल एथिक्स को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मानते हैं।
वो इसको थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं मानते, उनके लिए एथिक्स एक आर्ट है। इसलिए उन्होंने हाउ पूछा, हाउ टू लिव। उन्होंने व्हाट इज़ गुड नहीं पूछा, जैसे मोस्टली बाकी पूछते हैं कि व्हाट इज़ गुड, ये नहीं पूछ रहे हैं, वो हाउ टू लिव पूछ रहे हैं। अब मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मैं जानता हूँ कि एरिस्टोटल का नेचर क्या है, किस तरह से वो चीज़ों को सोचते हैं। तो उनका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उनके माइंड में जो आती है, वो मैं समझ रहा हूँ कि किस तरह से वो सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में। अब देखिए, वो ह्यूमन एक्शंस की बात करते हैं, एक्टिविटीज़ की। अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मानते हैं तो ह्यूमन एक्शंस की बात ही करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि हर एक्शन का गोल होता है। अब सोचिए वो गोल के बारे में क्यों सोच रहे हैं। फाइनल कॉज, फाइनल पर्पस, वो कोई भी जो चीज़ है उसका पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है, गोल क्या है, इस तरह से वो सोचते हैं। अगर आपने मेटाफिजिक्स का लेक्चर देखा है तो आप समझ गए होंगे। फिर वो फाइनल गोल पे आते हैं। इंस्ट्रूमेंटल गोल्स होते हैं, फाइनल गोल्स होते हैं, और फाइनल गोल को वो यूडाइमोनिया का नाम देते हैं, हैप्पीनेस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो चेन है सोचने की, वो टूट नहीं रही है, कहीं भी चेन ब्रेक नहीं हो रही है। ठीक है, जो थॉट प्रोसेस है वो चलता जा रहा है। इसके बाद अगर आप आगे और देखते हैं, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं। अगर आप इसको और आगे देखते हैं, यूडाइमोनिया को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मैन। फंक्शन की बात कर रहे हैं, पर्पस की बात कर रहे हैं, फिर से वो फाइनल कॉज की तरह वो सोच रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि एक्टिविटी ऑफ सोल इन अकॉर्डेंस विद रीजन। अब एक्टिविटी आपको पता है कि एक्टिविटी के बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके लिए एथिक्स। रीजन, रीजन के बारे में वो क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन बीइंग की सोल जो है उसमें यूनिक क्वालिटी है। ह्यूमन बीइंग की सोल रैशनल है, रैशनल सोल है। इस वजह से वो रीज़न के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने सोल पर मेरा जो लेक्चर है वो देखा है तो आप समझ गए होंगे कि एक्टिविटी और सोल इन एक्टिविटी और रीज़न, इन दोनों चीज़ों के बारे में वो क्यों सोच रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर आपको फंक्शन पता लग चुका है, ये ह्यूमन बीइंग का ये फंक्शन है, इस फंक्शन को एक्सीलेंस वे में अगर आपने करना है तो आपको इसको एनालाइज करना होगा। रीज़न और एक्शन, दो पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड किया, और उसके बाद जो रीज़न है, उसके लिए इंटेलेक्चुअल वर्च्यू चाहिए आपको। सोचने के लिए आपको इंटेलेक्चुअल वर्च्यू चाहिए, और इंटेलेक्चुअल वर्च्यू के लिए फिलोसॉफिकल विजडम और प्रैक्टिकल विजडम, दो चीज़ें इसमें आती हैं। फिलोसॉफिकल विजडम जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स को समझना है। मेटाफिजिक्स में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, और इन्हीं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बेस पर वो क्या करते हैं, फर्दर कंक्लूजन्स को रिड्यूस करते हैं। अगर आपने ऑर्गेनॉन का लेक्चर देखा है उनका तो ठीक है। तो ये काम है प्रैक्टिकल विजडम का। और ये जो गोल्डन मीन की वो बात करते हैं, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। गोल्डन मीन एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट है जो उनको ट्रेडिशन से मिल रहा है। आपने देखा होगा कि होमर से लेके बाकी जितने भी फिलोसफर्स हैं वो सब मॉडरेशन की बात करते हैं, एक बैलेंस की बात करते हैं। तो ये जो गोल्डन मीन है ये मॉडरेशन का ही एक थोड़ा टेक्निकल रूप है, टेक्निकल वे में इस चीज़ को बता रहे हैं। तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है, ये भी उनके ट्रेडिशन से आ रही है, उनके कल्चर से आ रही है। तो यहाँ तक हमने अभी तक चेन ब्रेक नहीं की है। दूसरी तरफ एक्शन है, एक्शन के लिए आपको मॉरल वर्च्यू चाहिए। मॉरल वर्च्यू जो है उसमें क्या है, डिज़ायर टू टेक एक्शन। एक्शन का जो पार्ट है वो सेंसिटिव सोल के साथ जुड़ा हुआ है, और सेंसिटिव सोल जो है, डिज़ायर सेंसिटिव सोल का पार्ट है। समझ रहे हैं आप? मतलब मैं कुछ याद नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर, मुझे कुछ भी याद नहीं है एथिक्स का कि एरिस्टोटल का एथिक्स क्या है। मैं बस उनके थॉट प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ कि वो किस तरह से सोच रहे हैं। डिज़ायर सेंसिटिव सोल का पार्ट है, तो डिज़ायर की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं चूज द गोल्डन मीन। कौन सा गोल्डन मीन? जो प्रैक्टिकल विजडम ने बताया है। और रीज़न और एक्शन को वो अलग अलग कर देते हैं। वो सोक्रेटिस के साथ, आपको पता ही है कि वो सोक्रेटिस से डिसएग्री थे इस चीज़ के ऊपर, तो ये भी आप समझ गए हैं। और उसके बाद आता है एक्शन लेना, टेक एक्शन। अगर एक्शन कोई पर्सन लेता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें डिसाइड करनी होगी कि वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है उस एक्शन के लिए। तो एक्शन की बात आएगी तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम अपने आप पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि
जो एक्शंस हैं वो वॉलेंट्री हो सकते हैं और इनवॉलेंट्री हो सकते हैं। जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको वो कंपल्शन और इग्नोरेंस में डिवाइड कर देते हैं। कंपल्शन में मिक्स केसेस और क्लियर केसेस होते हैं, उसके बाद ये वाले जो दो इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आप इस पूरे डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने कहीं भी जो थॉट प्रोसेस है उसकी चेन को ब्रेक नहीं किया है। हमने कहीं भी थॉट प्रोसेस को ब्रेक नहीं किया है। अगर आप एक स्टेप पे पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिक आप दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कई बार बहुत ज़्यादा सर्दियों के दिनों में फॉग होती है, धुंध होती है। जैसे धुंध में क्या होता है, हमें ज़्यादा दूर का दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेप्स हम आगे जाते हैं, आगे का रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो विज़न है क्लियर होती जाती है, हमें ज़्यादा दिखना शुरू होता है। तो इसमें भी यही चीज़ है, आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते हो, दूसरे से तीसरे पे जाते हो, और इस तरह से आप चेन को बिना तोड़े कंप्लीट आप इसको करते हो। पूरा जो सिस्टम है उसको आप समझ जाते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि जो टीचर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की मैं इसमें गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, लेकिन टीचर्स की मैं इसमें गलती मानता हूँ कि वो कभी भी इस वे में इन टॉपिक्स को नहीं समझाते। उनका समझाने का तरीका मैं देखता हूँ तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह से आपको समझाएंगे फ्रेगमेंटेड वे में, पार्ट्स के वे में। वो कहेंगे कि यूडाइमोनिया क्या होता है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग यूडाइमोनिया क्या है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग वर्च्यू क्या होता है, वर्च्यू एथिक्स क्या होते हैं, और इंटेलेक्चुअल वर्च्यू क्या होता है, मॉरल वर्च्यू क्या होता है, फिलोसॉफिकल विजडम क्या होती है, प्रैक्टिकल विजडम क्या होती है, इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं। ठीक, फ्रेगमेंट्री वे में बताई जाती हैं चीज़ें मोस्टली स्टूडेंट्स को। फ्रेगमेंटेड वे में बताने से उनको याद नहीं होता है कभी भी। इवन जो नंबर्स हैं, जैसे कुछ रैंडम नंबर्स आपको मैं देता हूँ, 2, 8, 12, 16, इस तरह से रैंडम नंबर्स हैं, वो आपको याद नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है एक सीक्वेंस है इन नंबर्स का, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से अगर आपको सीक्वेंस पता है तो वो आपको याद रहेगा। अगर आप फ्रेगमेंटेड वे में स्टडी करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि हम पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पे कैसे आए। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे यूडाइमोनिया की बात करते हैं तो यूडाइमोनिया से वो इस फंक्शन पे क्यों आते हैं, और जब इस फंक्शन की बात करते हैं तो वो इस रीजन और एक्शन पे क्यों आते हैं। ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, इसके बीच का जो लिंक है वो क्या है। ये थॉट प्रोसेस ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि ये थॉट प्रोसेस कहीं ब्रेक हो रहा है तो आप क्या कीजिए, सोर्स बुक को उठाइए। ये जो सोर्स बुक होती है इसमें आपको मिल जाएगा कि बीच में जो लिंक्स हैं वो क्या हैं, इससे आप इसको समझ सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको एक सीक्वेंस में याद कीजिए, एक थॉट प्रोसेस में याद कीजिए। जो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है जो माइंड में उनके अराइज हुआ, वहाँ से लेके एक चेन की तरह चलते जाइए। ये चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो आपको हमेशा याद रहेगा और आपको ये कंसेप्ट समझ भी आएगा। लेकिन अगर आप फ्रेगमेंट्री वे में याद करेंगे कि यूडाइमोनिया क्या है, इंटेलेक्चुअल वर्च्यू क्या होता है, मॉरल वर्च्यू क्या होता है, वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, फ्रेगमेंटेड वे में याद करेंगे तो ये आपको समझ नहीं आने वाला है, और ना ही कभी ऐसे याद रह सकता है। तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ। तो ये तरीका है याद रखने का, जिससे आपको हर एक डिटेल, माइनर से माइनर डिटेल भी आपको याद रहेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।